चलिए अब हम लोग एग्जाम के दृष्टि से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अब लास्ट में समय जो हम लोग के पास 1 मंथ बचा है, इसमें देखना यही है कि इस लास्ट में क्या पढ़े कि क्वेश्चन सबके सब कवर हो जाए, यानी फिजिक्स से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले करंट से चलते हैं कि करंट में क्या क्या है। रिवीजन जितना आप लोग को बता दिए हैं वो कॉपी अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तब बोर्ड में इतनी क्षमता नहीं कि कॉपी से बाहर जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना, ई वाला को अच्छा से डाल लेते हैं, है ना? ठीक है, हमरो ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आवेश की बात करते हैं। किसको? इसमें चार्ज होता है ना। क्या होता है? मतलब इसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं ना, चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज तो नहीं चार्ज है ना, डिस्चार्ज नहीं ना है। तो सबसे पहले चार्ज यानी आवेश का खोज किसने किया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। कौन? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। आज से यानी 2600 वर्ष पहले। कितना? 2600 वर्ष पहले। अगर किताब के अनुसार आप देखिए तो 600 ईसा पूर्व लिखा रहता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि 2022 प्लस 600 पहले, तो लगभग 2800 हो गया। तो चलिए अब उसके बाद जो है आवेश को सबसे पहले कौन बताया? थेल्स से बताया। तो ये कौन सा आवेश का बताया? घर्षण आवेश का। कौन सा आवेश? घर्षण आवेश। इसके बाद कौन वैज्ञानिक आता है? इसके बाद आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आता है? आवेश को कितना बांट देता है? 2 भाग में, एक धन आवेश, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इस तरह आवेश कितने प्रकार से बढ़ जाता है? 2 प्रकार से। मित्रों ध्यान ये देना है कि जब आवेश 2 तरह से बट गया तो धन आवेश और ऋण आवेश, तो ये जो पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव हुआ, कैसा नेचर काम कर रहा है? आखिर पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ कैसे? तो आगे एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कूलम। क्या नाम है? कूलम। कहे कूलम ने कि बताइए थेल्स साहब, आप तो बता दिए कि घर्षण आवेश है। यस सर। लेकिन अब हम बताएंगे कि इसका आगे क्या होगा, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो धन आवेश और ऋण आवेश बता दिए। तो कूलम साहब ने किए कि 2 आवेश लिए, एक लिए प्लस और एक, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिख रहा उधर जी? चलिए इधर ले लेते हैं। ध्यान से इधर देखेंगे और समझेंगे यहीं से। यहाँ तक गला जाए। चलिए सबसे पहले कौन? थेल्स, उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसके बाद गॉस, उसके बाद। तो चलिए ध्यान से समझना है, एक प्लस और एक धन आवेश और बीच का दूरी r। कौन लिया था? कूलम। कौन लिया था? चलिए कूलम ने बीच की दूरी r डिस्टेंस लिए थे, है ना? और उन्हें बताए थे कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, कूलम का नियम होता है 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या विकर्षण होगा। लेकिन इसमें 2 नियम के बताएं कि 2 नियम कब लगेगा, माने कब पता चला। तो 2 आवेश जब भिन्न चिन्ह वाला होगा, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव। जब 2 आवेश पर चिन्ह भिन्न हो तो वहां पर आकर्षण बल काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। और जब यहाँ पर दोनों सेम चिन्ह रहेगा, जैसे प्लस प्लस हो गया, तो इसको विकर्षण बल कहेंगे, जिसको रिपल्सन फोर्स कहते हैं।
रिपल्सन मैंने समझ रहे हो ना, मतलब ढकेलना एक दूसरे को। जैसे में आप चुंबक देखते हैं कि चुंबक को ऐसे ऐसे सटाइएगा ना तो चपक जाएगा, और कभी कभी उलट के सटाइएगा तो भागेगा, धीरे 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 भागता है ना। और ज्यादा भागते भागते सटा दीजिएगा तो उलट के पलट के सट जाता है, सटता है ना। तो वही बात होता है, जब सट गया तो आकर्षण, सट गया तो नहीं सटा तो ये कौन बताया? समझ में आ गया? तो मैथमेटिक्स एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ से ध्यान लगा के सुनना है। हाँ, यहाँ पर माइनस कर दें, अगर यहाँ पर भी माइनस रहेगा तो फिर ढकेले ढकेली होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए प्लस हो गया, अब दोनों के काम करें, करने आता है। दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है? चलिए कूलम कहा था कि दो आवेशों के गुणनफल, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है। दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है से दो आवेशों के गुणनफल माने गुना, तो मान लिया क्यू बनाई, मान लिए तो 1 2 रख दिए, इक्वेशन है ना। इसमें लिखेंगे दो आवेशों, है ना, आवेशों के, है ना, या का गुणनफल, गुणनफल का क्या होता है? समानुपाती होती है ना, समानुपाती होती है। अब बताइए, समानुपाती होती है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहा था कि दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग उल्टा, यानी वर्ग के उल्टा, तब दो आवेशों के बीच की दूरी, तब आर को क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो वर्ग ऐसे हो जाएगा। उल्टा क्या मतलब? 1 बटा, है ना। तो वही कहा था कूलम ने कि दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के उल्टा समानुपाती होती है। कौन होता है? तब बल ना। तो देखिए समानुपाती कर दिए समीकरण। तो इसका मतलब है कि यहाँ स्टेटमेंट लिखाएगा, वो कहाँ लिखाएगा कि दो आवेशों है ना के गुणनफल, सॉरी, दो आवेशों के बीच, है ना, की दूरी के वर्ग का उल्टा, है ना, उल्टा समानुपाती होती है। चलिए हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि समानुपाती होगा तो फोर्स समानुपाती कौन हो जाएगा? आर 1 बटा आर के स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2। दिखा था यहाँ तक? चलिए यहाँ पर अब लिख देते हैं, समझिएगा ध्यान से। समानुपाती सेकंड इक्वेशन यहाँ नहीं दिख रहा है, समानुपाती, ठीक है। तो हो जाएगा समानुपाती क्या होगा? 1 बटा आर के स्क्वायर। समीकरण 2 होगा, समीकरण 1 समीकरण 2। ये दोनों को क्या करेंगे? गुना। क्या करेंगे? तो बताइए, गुना करिएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा? समानुपाती Q1 Q2 गुना 1 बटा ऐसे समानुपाती ऐसे होगा Q1 Q2 बटा। इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? समानुपाती को हटाने के लिए K डालेंगे। कुछ डालेंगे तो K Q1 Q2 बटा में यही कूलम का नियम लग गया। जो फोर्स लगता है यही फोर्स लगता है। लेकिन बोलिएगा कि K बराबर कौन सी होगा? तो K बराबर भी होगा where K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको कौन सी पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना होता है, इसका मात्रा कितना होता है, ये सब आपको अभी बताएंगे। चलिए ये सब आपको क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए क्लियर है तो इसको मिटा दें। इसमें यही प्रॉब्लम है कि पूरा सीने नहीं आता है, पता नहीं समझ में।
चलिए क्लियर दिख रहा है? अब बताइए कूलम का नियम कहेगा तो प्रूफ कर दीजिएगा ना? आपका छूट भी गया तो कोई दिक्कत कुछ आपको लिस्ट बना के देंगे VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आजकल लइकन के पता नहीं कौची हो गया है, पढ़ाई से ज्यादा दिखाई नजर आता है ना? तो इसको, हाँ, इसको थोड़ा सा आगे के का वैल्यू निकालते हैं कि के बराबर 1/4πε0 होता है तो के का वैल्यू क्या होगा, है ना? आप लोग का सिलेबस खत्म है मित्रों। मेरे मित्रों, आप सबका हिसाब किताब हो गया है? वो क्या है ना, सीएम साहब के कृपा से हम बच गए थे। हम सम्मेलन कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, मैं गया, मैं उत्तर प्रदेश में खास करके गया था कि बिहार में नीतीश बाबू दारू बंद कर दिया है, तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में गया, रैली करने गया था। मित्रों, मेरा पर हमला हुआ। सोचिए कि हम PM हैं, हमको पर हमला हुआ, आप लोग क्या करिएगा? जब भारत के PM नहीं, मतलब सेफ्टी है, तो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? तो इसलिए हम कहते हैं कि आप कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए, ठीक रहेगा। जनता खुद जानता है अपने भलाई के लिए इंतकाम लेना, इम्तिहान तो डेली देता है कि नहीं? चलिए अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हम फोर्स बराबर किए थे के, है ना, Q1 Q2 बटा में R², ठीक है? यस सर। कहने का मेरा मतलब हुआ कि के का वैल्यू निकालना है। यस सर। हाई के है ना, के एक मान 1/4πε0 होता है, समझ में आता है? तब कहता है कि 1/4πε0 के यूनिट क्या होगा? तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये होगा, हाँ चालू के लिए तो जखनी सब रिकॉर्ड हो रहा था ना। कोई बात नहीं, देश में ये सब होते रहता है तो पता चलना चाहिए ना स्टूडेंट को, है ना जी? बोलिएगा कमेंट में। चलिए देखिएगा, ये फोर्स है ना, ए बाबू फोर्स, तो हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक, आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? लेकिन इसका एक और मात्रक स्टेट कूलम होता है। कौन सा होता है? तो देखिए, ये फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। कौन सा होता है? आइए के को के रह देंगे, ये तो जान ही रहे हैं, तो लंबा चौड़ा काहे को लिखे? ये क्यू और क्यू है, तो यानी इसका भी कूलम, इसका भी ये R² है, तो मीटर में नापा जाता है थोड़ी, तो मीटर के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? आप लोग जानते हैं, उससे गुना करने के लिए जिसको क्रॉस मल्टीपल कहते हैं, तिरछा तिरछी। आप बताइए, के सी के स्क्वायर M के स्क्वायर आई न्यूटन है। आई गुना में रही नु तो इधर आई तो भागा में, तब बतावा के ऐसे पलानी में पैसे छोड़ दिए, आई यहाँ इसको ले आते हैं नीचे, है ना? तो ये कौन हो गया? M के स्क्वायर। क्या हो गया? तो बताइए मित्रों, ये पलट जाएगा ना? तो ये पलट जाएगा कहाँ? ऊपर है ना, ऊपर आई हो जाएगा नीचे, ये बन गया आई से। तब के का यूनिट न्यूटन मीटर के स्क्वायर बटा में कूलम के स्क्वायर हो गया। तो आप लोग समझदार हैं। तो ई यूनिट समझ में आया कि कैसे निकला? आया? देखिए, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र
आप लोग को बताया गया, सब लिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यहाँ है क्या, तो बताए थे कि जिस आवेश के कारण वहां तक के क्षेत्र जहां तक वह आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करे उससे क्या कहेंगे, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये सब क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या। अगर ये जब अनुभव नहीं करेगा तो कूलम के नियम कैसे लागू होगा, वहां पर वही अनुभव न कर रहा है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र हो गया आपका। उसके बाद आता है विद्युतीय विभव। क्या होता है, विद्युतीय विभव। विभव इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। एक होता है विद्युतीय विभवांतर, है ना, विभवांतर, है ना। तो विभवांतर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। विभवांतर में पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युतीय विभवांतर। तीनों के समझते हैं कि तीनों है क्या, है ना। एग्जाम के दृष्टि से लॉन्ग में तो जितना लिखाया हुआ आपका कॉपी में वो काफी है, और आप लोग को इस चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, ठीक है। और वहां पर यह देख लीजिएगा कि हम एक क्वेश्चन जो है टाइप करके डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, जो भी इन साल के लिए रहेगा, जो आपको पूछने वाला है, ठीक है। 10th क्लास वाला, 12th वाला, ठीक है। तब विद्युतीय क्षेत्र, अविद्युतीय विभव, अविद्युतीय विभवांतर। विद्युतीय क्षेत्र तो बता दिए, विद्युतीय विभवांतर इकाई धन आवेश को, क्या, इकाई धन आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युतीय विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यानी इसे भी से सूचित करते हैं। इसका ए से मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। अब विद्युतीय विभवांतर, तब विद्युतीय विभवांतर के मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई क्या है, ए और बी पॉइंट है, यहाँ का विभव भी है, यहाँ भी, तो ये पोटेंशियल बराबर क्या होगा, भी बी घटाओ भी ए। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इकाई धन आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उन दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये आपका खत्म हो गया ये पॉइंट। अब चलते हैं ओम का नियम। ओम का नियम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम, है ना। आप लोग बहुत रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना, समझना है। ओम का नियम, नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के दोनों छोर की विभवांतर के समानुपाती होता है, यही ना होता है। आप लोग के लिखाया हुआ है बहुत अच्छा से। तो चलिए ओम का नियम का सत्यापन से लेकर के उसका डिफिनेशन तक, प्रूफ तक समझना है, ठीक है। देखिए ओम का नियम, मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, ओम के नियम देखेगा। देखिए यहाँ पर ओम के नियम में मान लीजिए कोई तार है ए और बी, ठीक है, किसी से धारा प्रवाहित हो रहा है आई, है ना। तो ओम का नियम समझिएगा, हम लिखने उखने वाले नहीं हैं, लिखावल है कॉपी में, बस आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि सब सिलेबस खत्म है 1 महीना पहले और डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ओम का नियम है ना, ओम के नियम नियत ताप पर, नियत ताप माने कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर हीटर लगा के गर्म कर लिए हैं तो कुछ देर के बाद ठंडा कर दिए, ऐसा नहीं। ओम का नियम नियत ताप पर, नियत ताप के मतलब समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है तो वो तो नहीं रहना चाहिए, अदला बदली नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ओम का नियम नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। तो बताइए आप लोग के क्या बताए थे, V बराबर आई आर, है ना जी। इसका मतलब एक पहले होगा कि
आर कांस्टेंट है तो समानुपाती होगा, भी समानुपाती, यानी अगर भी आई का मान बढ़ी तब भी का भी मान है ना जी। समानुपाती के मतलब यही ना। अब देखिए ये कांस्टेंट को हटाने के लिए हम प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट मान डालते हैं। कौन चीज है? आर। अब भी बराबर आई आर हो गया। तो देखिए भी बराबर आई आर लिखिए, चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, इनटू में है ना। तो भी कौन हो गया? वोल्ट। आई क्या हो गया? करेक्ट है ना। आर क्या होगा? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है ना। तो भी बराबर क्या हो गया? आई आर। अब ये ओम का नियम क्या हो? ओम का नियम फिर से सुनिए। नियत ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है ना। तो देखिए विभवांतर के समानुपाती है। यस सर। अब असमानुपाती को हटाने के लिए हमने आर डाला कांस्टेंट, तो भी बराबर आई आर हो गया। ये आपका फार्मूला हो गया। अगर आपसे पूछता है कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, क्या करना है? तो सत्यापन करने के लिए सबसे पहले क्या है? वो फिगर लिया जाता है, याद है? कैसा कैसा फिगर लिया जाता है आपको मालूम है? चलिए देखिएगा। सत्यापन, ओम के नियम के सत्यापन के लिए है ना, सबसे पहले क्या करते हैं? एमीटर को कौन क्रम में, अब वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं और फिर एक प्रतिरोध लेते हैं। ये प्रतिरोध आर मान लिए और सेलो से जोड़ देते हैं। जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जो आई विद्युत धारा है, जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? ये पूरे परिपथ में क्या होता है? विद्युत परिपथ से गुजरता है। ये जब विद्युत परिपथ से गुजरता है करंट धारा, तो यहाँ सेलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाते हैं। एक वोल्ट और मतलब एम्पियर जो देगा, धारा जो देगा, तब वोल्ट मीटर और एमीटर के पाठ्यक्रम के अनुसार एक पाठ्यक्रम बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि कितना बैटरी को बढ़ाएं, सेल को बढ़ाएं तो कितना वोल्टेज या कितना एमीटर बता रहा है, कितना वोल्ट मीटर बता रहा है। उसके अनुसार एक ग्राफ खींचते हैं। किसके बीच ग्राफ खींचते हैं? वोल्ट मीटर और एमीटर है ना। वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे? ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है। तो वोल्ट मीटर में V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा, V5 होगा। अगर करंट है तो I1 होगा, I2 होगा, I3, I4। अभी जनवरी आई वाला चलिए रहा है। आई जोड़ आई बराबर वही आई है ना। तो देखिए इसका जब ग्राफ आता है तो ग्राफ कैसा आता है जी? सरल रेखा। ग्राफ कैसा आता है? कैसा आता है? ओए होए होए, आ गया। अगर और आगे लेंगे तो और लेंगे। तो ये ग्राफ के सरल रेखा आना यह सिद्ध करता है कि चालक तार के दोनों छोरों के बीच के विभवांतर के। देखिए सत्यापन के लिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए सबसे पहले एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध को सेलों के साथ जोड़ देते हैं और धीरे धीरे एमीटर और विभवांतर के बीच में एक पठ्यांक प्राप्त करते हैं, सेलों की संख्या बढ़ा घटा करके। और उसकी सहायता से, माने एमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से एक ग्राफ खींचते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में। इसमें एक ग्राफ आता है जो स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा होता है। यह ग्राफ आना यह सिद्ध करता है कि चालक तार के दोनों छोरों के बीच की विभवांतर के समानुपाती होता है। और यहाँ पर आपका प्रूफ समाप्त होता है। ओके, ये बात जो हम बोल रहे हैं ना, समझो। चलिए इम्पोर्टेंट कुछ है कि 1 किलो है ना, 1 kg वाट बराबर कितना होता है? उसके बाद 1 मेगावाट, सॉरी 1 वाट ना लिखे थे जी, 1 मेगा वाट तो 10 के पावर 6 वाट। ठीक है। 1 HP, HP माने हॉर्स पावर होता है। HP माने 1 kg है ना। 1 kg बराबर कितना जूल होता है ना।
तो जैसे कहने का मतलब हुआ कि और 1 मेगा जूल बराबर, ये सब जूल है जी, 1 केजी जूल में 10 के पावर, तो 1 मेगा जूल में 10 के पावर 6 जूल, ये जूल है, समझे ना। 1 केजी, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना, तो 1 केजी जूल में कितना होगा, 1000 जूल, तो उसी 1 मेगा जूल बराबर कितना होगा, ऐसा भी लिखावल है 1 केजी, यदि 1 किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा जानते हैं ना, 1 किलो वाट घंटा पर 1000 वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा बराबर 10 के पावर 3, इसी को 3 पावर में दे दिए हैं, कुछ और नहीं है। 1 केजी वाट घंटा बराबर अगर जूल में कहें तो 3.6 मेगा जूल, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद करना है, क्लियर है। जैसे आप लोग को VVI पॉइंट बता रहे हैं, लाइट में भी कुछ बताएंगे, जैसे आपको